गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 11th क्लास बायोलॉजी के 7 चैप्टर का 3rd लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने संयोजी ऊतक के बारे में, वसा ऊतक के बारे में, सघन संयोजी ऊतक, नियमित अनियमित कंडराएं, कंकाल पेशी, कोलेजन तंतु के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे उपास्थि के बारे में। उपास्थि क्या होती है? उपास्थि का अंतरा कोशिका पदार्थ कोष एवं विशिष्ट अनामय एवं संपीड़न रोधी होता है। यानी जो आपकी उपास्थि देखिए, जो आपके कान के पास जो त्वचा होती है वो थोड़ी कम लचीली होती है और बिल्कुल भी लचीली नहीं होती, यानी वो हड्डी और आपकी जो पेशी होती है उसके बीच की होती है, इसलिए उसको उपास्थि बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं एवं स्वयं द्वारा स्रावित आघात्री में छोटी छोटी गुहाओं में बंद हो जाती हैं। कशेरुकी के भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। अस्थि मतलब आपकी हड्डियां। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक पर तथा बाह्य कान की संधियों पर, मेरुदंड के आसपास, पास की अस्थियों में, मध्य तथा पैर तथा हाथ में पाई जाती है। यानी उपास्थि जो होती हैं वो हड्डियों की तरह बिल्कुल कड़ी नहीं होती हैं और पेशी की तरह बिल्कुल लचीली नहीं होती हैं। हड्डियों और पेशी के मध्य की जो उपास्थि होती हैं, यानी हल्का सा उनमें लचीलापन हो और हल्का सा उनमें कड़ापन हो, वो क्या होती है? आपकी उपास्थि होती हैं। अस्थि खनिज युक्त तथा ठोस संयोजी ऊतक है। इनका अनामय आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है। अस्थि जो होती है वो कैल्शियम युक्त होती हैं, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करती हैं। यह शरीर का मुख्य ऊतक है जो कि शरीर के कोमल अंगों एवं संरचना पर, अगर हड्डी नहीं होगी तो आपका ढांचा बनेगा नहीं। ठीक है ना। तथा ऊतकों को सहारा तथा सुरक्षा देता है। जो हड्डी होती है वो हमारे ऊतक को सहारा भी देती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। पैरों की अस्थि जैसे आपकी सबसे लंबी अस्थि, ठीक है ना, फीमर, ठीक है ना, अस्थि भार वहन का कार्य करती है। अस्थि कंकाल आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और सबसे छोटी होती है स्टिपीज। स्टिपीज जो कान में पाई जाती है, और जो बड़ी हड्डी होती है आपकी फीमर होती है वो पैर में पाई जाती है। अस्थि भार वहन का कार्य करती है। आपकी जो लंबी हड्डी होती है वो अस्थि वो भार वहन का कार्य करती है, क्योंकि आपके पैर पे ही पूरा भार होता है, तो वो हड्डी आपके भार के वहन का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। चलिए, रक्त क्या होता है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर, कणिकाएं और पट्टिकाणु पाए जाते हैं। रक्त मुख्यतः परिसंचारी तरल है जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। ये नहीं कि रक्त आपको द्रव्य बोलना है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसमें पट्टिकाणु पाए जाते हैं और ये परिसंचारी तरल का कार्य करती है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक के बारे में, पेशी ऊतक बच्चों जो आपका संकोचन होता है, गमन का कार्य होता है। जैसे आप अचानक से किसी भी वस्तु को मोड़ लेते हो, अपना पैर मोड़ लेते हो, हाथ मोड़ लेते हो, आप गमन का कार्य नहीं, चलने का कार्य करते हो, लिखने का कार्य करते हो, ये सारा पेशी के कारण होता है, क्योंकि हमारी पेशियां ही संकोचन एवं गमन का कार्य करती हैं। ठीक है ना। पेशी ऊतक अनेक प्रकार के लंबे होते हैं, बिल्लाकार होते हैं, तंतु रेशों से बना होता है, समांतर पंक्ति के सजे होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे हम पेशी तंतु कहते हैं। जो पेशी होता है कई तंतुओं से बना होता है और उस तंतु को हम पेशी तंतु कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाती है। पेशी ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कंकाल पेशी, दूसरा होता है आपका चिकनी पेशी, तीसरा होता है आपका हृदय पेशी। कंकाल पेशी ये मुख्य रूप से कंकाली अवस्था से कंकली स्तर से जुड़े होती है और प्रारूप पेशी जैसे द्विशरिका 2 सिरों वाली होती है। रेखीय कंकाल पेशी तंतु एक समूह में एक साथ समांतर रूप में पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। पेशी ऊतक जो आपकी कंकाल पेशी होती है, कंकाल पेशी में क्या होती है? कंकाल पेशी में क्या होती है? धारियां पाई जाती हैं। इसको इसलिए रेखित पेशी भी कहते हैं। ठीक है ना। कंकाल पेशी में धारियां भी पाई जाती हैं, रेखा भी पाई जाती है, इसलिए इसको रेखित पेशी कहते हैं। ठीक है ना। और इसको ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका चिकनी पेशी। चिकनी पेशी इसको अरेखित पेशी भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेखा नहीं पाई जाती है। और
चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं तथा इसमें रेखा या धारियां नहीं होती, इसलिए इसको हम अरेखित पेशी भी कहते हैं। कैसी पेशी कहते हैं? अरेखित पेशी भी कहते हैं। ठीक है। कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रहती हैं तथा ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह रहते हैं। आंतरिक अंगों जैसे रक्त नलिका, अग्नाशय तथा आंत की भित्ति में इस प्रकार की पेशी ऊतक पाया जाता है। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक गति यानी आपकी क्या? श्वसन करना, दिल का धड़कना, ठीक है ना, ये सब आपकी अनैच्छिक पेशी हैं। यहाँ पर अनैच्छिक पेशी होती है, आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये सब, यानी ये सारी क्रियाएं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। ठीक, क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रित नहीं होती हैं। जैसा कि हम कंकाल पेशियों के बारे में कर सकते हैं कि चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर में संकुचित नहीं कर सकते हैं। कंकाल पेशी को हम अपनी इच्छा के अनुसार संकुचित कर सकते हैं, लेकिन हृदय पेशी जो आपकी एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी है उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार संकुचित नहीं कर सकते। ठीक, हृदय पेशी संकुचनशील ऊतक है जो हृदय में पाई जाती है। हृदय पेशी कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा द्रव्य कला से एक स्वरूप होकर चिपकी रहती हैं। संचार संधियों तथा अंतर्विष्ट डिस्क के रूप में संलग्न बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई के रूप में संकुचित होती है। जैसे ही जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है तब दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए क्या होती है? उद्दीपित हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब पहले चित्र देख लेते हैं इन सबका जो मैंने आपको बताया है। ये देखिए आपका ये है सल्की उपकला ऊतक। सल्की उपकला ऊतक में मैंने बताया था कि इनका कोई आकार नहीं होता है, किनारे से क्या होती है? पतली पतली होती हैं। घनाकार उपकला ऊतक में लंबाई चौड़ाई इनकी क्या होती है? बिल्कुल समान होती है। स्तंभाकार ऊतक में मैंने बताया था कि इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? लंबी होती हैं। और आप देखिए कि कोशिका है उसके आधार भाग में क्या हो रहा है? केंद्रक पाया जा रहा है। ठीक है ना, उसके आधार भाग में केंद्रक पाया जा रहा है। तो ये आपका, और आपने देखा था पक्षमाभिधारी स्तंभाकार कोशिकाएं, तो ये देखिए इनमें क्या है? पक्षमाभ निकले हैं जो क्या करती हैं? गति करने का कार्य करती है। पक्षमाभ पर हिलने की प्रक्रिया को क्या करती है? संभालती है। नेक्स्ट है आपका ग्रंथिलुप कला। ग्रंथिलुप कला मैंने आपको बताया था कि ये एक कोशिक और बहुकोशिक दो प्रकार की होती है। तो इनका देखिए, इनका शरीर जो होता है एक कोशिकाओं का बना होता है, बिल्कुल एक एक कोशिका है। और जो बहुकोशिका ग्रंथि होती है उनका शरीर कई सारी कोशिकाओं, देखिए यहाँ पे कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। संयुक्त उपकला ऊतक देखिए बहुस्तरीय होते हैं। देखिए कई सारे स्तर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कई सारे स्तर है। एक आपका सरल उपकला स्तर था, एक आपका संयुक्त स्तर मैंने बताया था कि वो जो होती है कई सारे स्तरों से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। अब देखिए आपका मास्टर कोशिका मैंने बताई थी, ये आपकी क्या है? कई सारे मास्टर कोशिकाएं हैं, इसमें कई सारी भक्षकाणु कोशिकाएं, ये सब आपके पतले पतले क्या है? तंतुरोशे हैं। ये आपका कोलेजन रेशा है। और ये आपकी वसा ऊतक है। वसा ऊतक में विशेष प्रकार की कोशिका होती है। यहाँ पर आपका केंद्रक होता है और ये क्या करता है? ये भाग वसा का संग्रह करता है। और ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है? आवश्यक पदार्थ को ही कोशिका के अंदर ले जाना, अनावश्यक पदार्थ को कोशिका के बाहर ले जाना। ये देखिए ये सारी जो ये है आपके, ये घना संयोजी ऊतक है आपका, ठीक है ना, ये नियमित वाला है और ये आपका अनियमित वाला है। ठीक है ना, ये नियमित वाला, ये अनियमित वाला है। इसमें कोलेजन रेशे को देखिए एक ही उसमें है और इसमें देखिए कोलेजन रेशे क्या है? अलग अलग। ये सारे कोलेजन रेशे हैं देखिए अनियमित तरीके से फैले हुए हैं और ये कोलेजन रेशे क्या है? आपको किस तरीके से दिखाए? तो ये नियमित है और ये अनियमित है। ठीक, चलिए अब ये देखिए आपके कोलेजन रेशा, यहाँ पर ये आपकी उपास्थि कला है, ये आपका सहित अस्थि ऊतक है। ये सारा ये आपके लाल रुधिराणु की संख्या से गोल डिस्क के आकार की होती है। श्वेत रुधिराणु की संरचना इस प्रकार होती है। पट्टिकाणु जो होते हैं इस प्रकार की संरचना होती है उसमें। ठीक, चलिए अब आपका पेशी ऊतक। पेशी ऊतक मैंने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं, आपका रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। जो रेखित पेशी होती है वो इस प्रकार से होती है और उसमें क्या होती है? धारी धारी बीच में पाई जाती है। ठीक है ना, पट्टिकाएं पाई जाती है। रेखित पेशिकों में क्या होती है? पट्टिकाएं पाई जाती है और यहाँ पर ही केंद्रक होता है। जो आपकी अरेखित पेशी होती है वो किनारों पर दोनों सिले पर नुकीली होती है और केंद्रक किस प्रकार होता है? और इसमें किसी प्रकार की रेखा नहीं होती है। जो आपकी हृदय पेशी होती है वो दोनों पेशियों की तरह होती है, उसमें पट्टिका भी पाई जाती है और वो कार्य किस तरीके से करती है? अनैच्छिक पेशी की तरह करती है। इसलिए इसको ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी के बीच में रखा गया है, क्योंकि इसमें पट्टिका तो देखिए इसकी तरीके से है लेकिन कार्य किसकी तरीके से? इसकी तरीके से है। ठीक है ना, तो ये आपकी हृदय पेशी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तंत्रिका ऊतक। चलिए तंत्रिका ऊतक देखते हैं क्या होता है।
तंत्रिका ऊतक आपका मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर के आवेगों का संवहन और शरीर का नियंत्रण करता है। तंत्रिका ऊतक आवेगों का संवहन और शरीर का नियंत्रण करता है। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रिया में स्थिरता और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिका हैं जो तंत्रिका तंत्र की संरचना इकाई है। तंत्रिका बंध कोशिका की बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती है तथा तंत्रिका सुरक्षा कोशिकाओं को सहारा तथा सुरक्षा प्रदान करती है। जब एक तंत्रिका कोशिका उपयुक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है तो वह स्वयं ही विभिन्न वैद्युत परिवर्तन उत्पन्न होता है जो बहुत तेजी से कोशिका एवं झिल्ली पर गमन करता है। तंत्रिका कोशिका जब उत्तेजित होती है तो विभव परिवर्तन तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर तक पहुंचता है तथा आसपास के तंत्रिका कोशिका एवं अन्य कोशिकाओं को उत्तेजित करता है और उन्हें उद्दीपित होने से रोकता है। ये आपकी तंत्रिका कोशिका का चित्र है। चलिए इसमें देख लेते हैं। ये आपका होता है तंत्रिकाक्ष, यानी ऐसा होता है आपका तंत्रिका कोशिका, यहाँ पर ऐसी होती है, ठीक है ना। यहाँ इसमें बीच में केंद्रक होता है। यहाँ पर क्या होती है, द्रुमिकाएं होती है। द्रुमिकाएं क्या करती है, सूचना को ग्रहण करने का कार्य करती है। बाहर से सूचना को क्या करती है, जैसे मान लिया आपने कोई गर्म वस्तु छुई, तो गर्म वस्तु आपने छुई तो आपके मस्तिष्क को कैसे पता चलता है, तो ये द्रुमिकाएं जो होती हैं उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है उस सूचना को कि मैंने गर्म वस्तु छू ली। फिर ये क्या करती है, आवेगों के रूप में इसको पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ पर भी लगे होते, यहाँ पर भी ऐसी होते हैं। आपके तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा होता है ये, ठीक है ना। यहाँ पर बीच में क्या होता है, आपके तंत्रिकाक्ष होते हैं। ये सारे क्या आपके तंत्रिकाक्ष हैं। इसको बोलते हैं कोशिकाएं। ये जो सूचना को ग्रहण करती है तो ये इसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है और ये तंत्रिकाक्ष क्या करते हैं, इसको विद्युत आवेग के रूप में भेजने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये आपके तंत्रिका ऊतक था। चलिए, थैंक यू।